नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्टिकल 21 पे पिछले वीडियो में जो पहला भाग था उसमें हमने डिस्कशन किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन से लेके मेनका गांधी तक का सफर तय किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग आर्टिकल 21 में हुआ है, जैसे लाइफ या पर्सनल लिबर्टी, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को एक बहुत ही एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन दिया है, एक बहुत ही व्यापक परिभाषा दी है। तो क्या क्या अलग जजमेंट्स के माध्यम से किन किन अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के फोल्ड में सम्मिलित किया, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक अमेरिकन केस है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम है मन वर्सेस इलिनॉय। जस्टिस फील्ड ने 1877 में एक सेंटेंस कहा था, एक बात कही थी। इस केस में उसे मैं पहले कोर्ट में आपको पढ़ देती हूँ। By the term life as here used, something more is meant than mere animal existence. ये जो शब्द है जिंदगी या लाइफ, इसका मतलब सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस या जानवरों की तरह जीना ही नहीं सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फील्ड की इस बात को, इस वाक्य को अलग अलग जजमेंट्स में प्रयोग किया और ये कहा कि आर्टिकल 21 जब राइट टू लाइफ की बात करता है तो उसमें सिर्फ आप जीवित हैं और आपका अधिकार जो है वो प्रोटेक्टेड है, यही काफ़ी नहीं है। लेकिन एक अच्छा मानव जीवन जीने के लिए जिन जिन सारे अधिकारों की ज़रूरत है वो सब आर्टिकल 21 में सम्मिलित मानी जाएंगी। जैसे कि कुछ अलग अलग उदाहरणों की तरफ से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। उसके पहले एक जजमेंट था इंडिया का, फ्रांसिस कुराली वर्सेस दिल्ली, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 746। जस्टिस भगवती ने इस केस में कहा कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत, तो ये काफ़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है। इनफैक्ट मूल अधिकारों के चैप्टर में, फंडामेंटल राइट्स में सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21। और उन्होंने भी एक बात कही जिसे कोर्ट्स में जल्दी से आपके सामने पढ़ देना चाहती हूँ। We think that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it, namely the bare necessities of life such as adequate nutrition, clothing, shelter, over the head and facilities for reading, writing and expressing oneself in diverse forms, freely moving about, mixing and commingling with fellow human beings। मतलब खाने का अधिकार, आपके सर पर छत का अधिकार, आप अपनी बात लिख पाए इसका अधिकार, बाकी फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ आप मिक्सअप हो पाए, ये सारे अधिकारों को आर्टिकल 21 में रीड इन किया गया है। DBM पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2092 पे कोर्ट ने ये कहा कि ना सिर्फ जो लोग फ्री हैं, आज़ाद हैं, लेकिन वो लोग भी जिन्हें भारत में किसी कारणवश किसी कानून के अंदर डिटेन कर लिया गया है, उनके भी ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 21 में कोर्ट अप्रोच कर सके। मतलब एक व्यक्ति को जब किसी कारण से डिटेन कर लिया जाता है तो उसके कुछ मूल अधिकारों पर तो बंधन लग जाता है, जैसे कि अब वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत अपनी बात कहने में असमर्थ है या फ्रीडम टू मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी उसका राइट टू प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल इंटैक्ट है। तो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ का अधिकार है और राइट टू लिव विद डिग्निटी का अधिकार है, वो भारत में ना सिर्फ जो लोग आज़ाद हैं, फ्री हैं या जो प्रिजन में नहीं है, ना सिर्फ उनके लिए, लेकिन उन लोगों के लिए भी जिन्हें डिटेन कर लिया गया है, जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं या जो कन्विक्ट हैं, इन सब के अधिकारों को आर्टिकल 21 में सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट के सामने एक सवाल खड़ा हुआ कि यदि पुलिस के कुछ गार्ड्स को जेल के बाहर ड्यूटी पर लगा दिया जाता है तो क्या वो उस जेल में रहने वाले लोगों का अधिकार का वायलेशन है? क्या जो प्रिजनर्स है वो कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं और इसलिए आप हमें जेल में रख भी रहे हैं, तो बाहर ड्यूटी के लिए गार्ड्स को क्यों लगाया है? कोर्ट ने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी कन्विक्ट को या प्रिजनर को ये अधिकार नहीं है कि वो जेल तोड़कर भाग जाए। इसलिए ना सिर्फ पुलिस गार्ड को लगाना, लेकिन यदि जेल के बाहर किसी प्रकार से कुछ वायरिंग की जा सकती है कि जिससे जो प्रिजनर्स हैं वो जेल तोड़कर भागे नहीं, वो आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होगा। कई बार ये सवाल आया कि टेलीफोन टैपिंग, पुलिस अथॉरिटीज़ यदि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति का, सिटीजन का फ़ोन टैप करती है तो क्या वो किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस के पास
पुख्ता सबूत है कि कोई व्यक्ति जो है उसके खिलाफ में वो किसी प्रकार की साजिश रच रहा है, तो उसका फोन टैप किया जा सकता है। लेकिन यदि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, केवल अजम्पशन के बेसिस पर किसी व्यक्ति का फोन टैप करना जो है वो बिल्कुल ही इलीगल है और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ये बात कही गई R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 157। R.M. मलकानी जो है वो काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। इनफैक्ट अभी जब पेगासस पे कंट्रोवर्सी हुई और बात थी कि कैसे सरकार द्वारा लोगों का फ़ोन टैप किया जा रहा है, तो उसे भी जब कोर्ट में लीगली देखा जाएगा तो वहाँ पर भी R.M. मलकानी का जजमेंट ज़रूर काम में आएगा। अच्छा, ये जो टर्म है पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं ज़रूर समझाऊंगी कि इस शब्द पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है। देखिए, पर्सनल लिबर्टी को भी कोर्ट ने काफ़ी वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है। कुछ जजमेंट्स के थ्रू जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला एक जजमेंट जो पुराना जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पुरानी अप्रोच दी गई है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1963, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1295। इसमें मेजॉरिटी ने कहा कि आर्टिकल 21 काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 में अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पुलिस किसी व्यक्ति के घर पर रात को डोमिसिलरी विजिट करती है, उसके घर पे जो है वो विजिट करती है, तो वो आर्टिकल 21 में देखा जाएगा। लेकिन यदि पुलिस किसी व्यक्ति पर सीक्रेट पिकेटिंग करती है, उसके मूवमेंट को शैडो करती है, तो वो आर्टिकल 19(1)D में राइट टू मूवमेंट के अनुसार देखा जाएगा। तो मेजॉरिटी ने कहा 19 और 21 को अलग अलग देखा जाएगा। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से ये पुरानी अप्रोच है। AK गोपालन में भी इसी अप्रोच के बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से आर्टिकल 19 और 21 को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। मेनका गांधी में ये बात की गई। खड़क सिंह में भी जहां मेजॉरिटी ने कहा कि आर्टिकल 19(1)D और 21 में अंतर है, वहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण डिसेंटिंग व्यू आया जस्टिस सुब्बाराव का, और उन्होंने कहा कि देखिए, आर्टिकल 19 और 21 में साफ साफ ओवरलैप है, और आर्टिकल 21 जो है वो इतना बड़ा है, इट्स लाइक अ कंपेंडियम, कि वो कंपेंडियम ऑफ राइट्स में आर्टिकल 19 की कुछ बातों का ओवरलैप हो सकता है। हमें आर्टिकल 19 और 21 को अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। और सुब्बाराव जी का ये जो माइनॉरिटी व्यू था, इससे भी मदद मिली मेनका गांधी के जजमेंट में, जहां पर फिर ये डिसाइड हुआ कि 14, 19, 21, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दे आर नॉट सेपरेट आइलैंड्स, दे हैव टू बी रेड टुगेदर। अच्छा, और क्या क्या बातें हैं, क्या क्या अधिकार हैं जिन्हें आर्टिकल 21 में पढ़ दिया गया? बहुत सारे अधिकार हैं। कुछ अधिकारों के बारे में जल्दी से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक केस आया, बहुत ही मार्मिक केस था, सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, 2009, वॉल्यूम 9, SCC, पेज नंबर 1। इसमें सवाल था कि क्या महिलाओं को रिप्रोडक्टिव चॉइसेस लेने का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। एक अनाथ बच्ची थी, 19-20 साल की, और थोड़ी सी उसे मेंटल प्रॉब्लम था, थोड़ी सी माइनर मेंटल रिटार्डेशन था, मेडिकली स्पीकिंग। ये गवर्नमेंट फैसिलिटी में रह रही थी, और उसके बाद पाया गया कि वो प्रेग्नेंट हो गई। एलिगेशन ये था कि रेप के कारण वो बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब हाईकोर्ट के सामने मामला गया। हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को नियुक्त किया, और एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि बच्ची की हालत देखते हुए शायद हो सकता है जो बच्चा होगा वो सर्वाइव ना कर पाए, तो उनका ये रिकमेंडेशन था कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दिया जाना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन जो बच्ची थी वो चाहती थी कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करना चाहती थी, वो बच्चे को रखना चाहती थी। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर, और कहा कि बच्ची की प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट करा दी जाए। मामला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या बच्ची की जो 19 या 20 ईयर्स की है, उसके विश के खिलाफ उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना आर्टिकल 21 का वायलेशन है या नहीं। कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भारत में सारी महिलाओं को अधिकार है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस खुद करें, उन्हें बच्चा रखना है या नहीं रखना है, इसका पहला अधिकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा कि जहां एक कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट है, देखिए राज्य का भी ये इंटरेस्ट है कि जो बच्चे होने वाले हैं उनकी जिंदगी का अधिकार भी स्टेट को इंश्योर करना है, उनकी राइट टू लाइफ का अधिकार भी स्टेट को इंश्योर करना है।
तो कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसी कोई बात है और कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट है, तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो फैक्ट पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आप ताल्लुक रखें ना रखें, उनसे आप अग्री करें ना करें, लेकिन ये जो बात है कि आर्टिकल 21 में विमेन का रिप्रोडक्टिव चॉइस भी इंक्लूडेड है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा। अच्छा, एक नया सवाल ये भी आया कि जब हमने आर्टिकल 21 की भाषा हम पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जिसपे हमने काफ़ी लंबी चर्चा करी थी पिछले वाले वीडियो में। एक सवाल ये भी आता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अनुसार सरकार आपके आर्टिकल 21 पर किसी प्रकार का अंकुश तो लगा सकती है, लेकिन इसमें जो शब्द यूज हुआ है लॉ, क्या ये लेजिस्लेचर, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, क्या उन्हीं के द्वारा पास किए गए लॉ की बात की जा रही है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिव सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा कोई कानून बनाती है, तो क्या उसे भी लॉ की डेफिनेशन में लाया जा सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट में, AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 710। कोर्ट ने कहा कि जो लॉ की डेफिनेशन है वो हम बाकी सारे विषयों पर जैसे लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, ऑर्डिनेंसेस, ये सब कुछ लॉ की डेफिनेशन में आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। यदि सरकार कोई ऑर्डिनेंस लेकर आती है, और अभी हम ऑर्डिनेंस पर नहीं पहुंचे हैं, आने वाली वीडियो में ऑर्डिनेंस कैसे बनता है वो भी आपको समझाऊंगी, लेकिन ऑर्डिनेंस मतलब एग्जीक्यूटिव के द्वारा पास किया गया एक ऐसा कानून जो जल्दी बनाया गया है, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ऑर्डिनेंस बना दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनेंस लॉ की डेफिनेशन में तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डिनेंस के द्वारा सरकार आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन कर दे। तो जिस प्रकार से पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं कर सकता, इट हैज टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 21, उसी प्रकार से कोई भी रेगुलेशन, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ऑर्डिनेंस, इन सबको आर्टिकल 21 का जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। यदि किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, मानिएगा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस, ओरल इंस्ट्रक्शंस इश्यू करता है जो किसी स्टैट्यूट या लॉ के द्वारा नहीं दिए गए हैं, किसी सरकारी अफसर के द्वारा दिए गए हैं, तो ऑफ कोर्स वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं फॉलो करेंगे। तो लॉ मतलब ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, जो भी लॉ की ऑर्डिनरी डेफिनेशन है वही लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 21 के लिए भी यूज की जाएगी। एक और सवाल आया कि देखिए, जहाँ तक मेनका गांधी का जजमेंट था, जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा, मेनका गांधी के जजमेंट के बाद एक बड़ी चीज़ ये हुई कि क्रिमिनल लॉ पर भी मेनका गांधी के जजमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रही है, मानिएगा कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और पुलिस को अधिकार है कि पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी आपके पास वो कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है, लेकिन क्या आपके पास कुछ मटेरियल है, क्या रीजन है कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं? सिर्फ चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इप्सो फैक्टो, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 21 में जैसे ही किसी व्यक्ति का यदि अरेस्ट किया जाता है तो उसके आर्टिकल 21 का सीधा सीधा हनन है। तो कोर्ट ने कहा, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1349, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस और गाइडलाइंस ले डाउन किए कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट है फेयर ट्रायल, कि किसी भी व्यक्ति को फेयर ट्रायल के बिना इस देश में सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। और फेयर ट्रायल का मतलब क्या? उसे बिना सुने सज़ा नहीं दी जा सकती। जो जजेस उसे सुन रहे हैं वो बिना बायस के इंडिपेंडेंट न्यूट्रल जजेस होना चाहिए। हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो एक लॉयर को कंसल्ट कर सके। ये सारी चीज़ें फेयर ट्रायल में आती हैं और ये भी आर्टिकल 21 में पढ़ दी गई है। मतलब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उसे अपने वकील से सलाह करने का मौका नहीं दिया जा सकता। यदि वो मामला अपील में जाता है तो व्यक्ति कह सकता है कि मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन है और उसे वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ सवाल आया स्पीडी ट्रायल का। देखिए, हम जानते हैं कि कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो रियलिटी है भारत की लीगल सिस्टम की वो बिल्कुल ही अलग है।
फॉर एग्जाम्पल, कादरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 939 में कोर्ट ने कहा कि कितने सारे अंडर ट्रायल्स हैं जिनका केस अभी कोर्ट के सामने चल ही रहा है, और इस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे ऐसे अंडर ट्रायल्स थे जो 8 साल तक जेल में थे और उनका ट्रायल पूरा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं कोर्ट में उनका स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, इट इज़ अ क्राइम शेम अपॉन आवर एडजुडिकेटरी सिस्टम which keeps men and women in jail for years on end without a trial। ये कितने शर्म की बात है कि सालों साल मामले चलते हैं और बिना ट्रायल के लोगों को जेल में रखा जाता है। तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो सिस्टम आया, वो भी आर्टिकल 21 में सिर्फ ट्रायल या फेयर ट्रायल ही नहीं, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आया। एक और केस जिसपे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, संतोष दे वर्सेस अर्चना गुहा, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1229। इसमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बिहार राज्य के डायरेक्टर ऑफ माइंस, और उनके ऊपर सरकार ने मुकदमा चालू किया करप्शन का। लेकिन 14 साल बीत गए और सरकार ने अपना प्रोसिक्यूशन या खत्म नहीं किया, उनके ऊपर केस जो है वो आगे नहीं बढ़ाया, और 14 साल के बाद अब केस पे जो है वो तेजी लाई। तो मामला गया कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, और कोर्ट ने कहा कि भाई यदि सरकार की तरफ से इतना लंबा डिले है तो ये एक प्रकार से व्यक्ति के आर्टिकल 21 का वायलेशन है और पूरे प्रोसिक्यूशन को ही क्वैश कर दिया। लेकिन इसमें एक अपवाद है, यदि व्यक्ति खुद की गलतियों से, उसकी खुद के कारण किसी प्रकार से केस चलाने में विलंब हुआ है, तो फिर वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 और जो है मेरे केस को भी क्वैश कर दिया जाए, जैसे कि संतोष दे के केस में हुआ था, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं थी, पूरा विलंब सरकार के तरफ से ही किया गया था। फेयर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, ये तो ठीक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो गरीब लोग हैं, यदि उनके पास पैसा नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, तो वो भी उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट था, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कोर्ट ने कहा, जस्टिस भगवती ने फिर एक बार एक बहुत शानदार कोटेशन दिया जिसे आपके सामने रखना चाहती हूँ। इन कोर्ट, नाउ अ प्रोसीजर which does not make legal service available to an accused person who's too poor to afford a lawyer and who would therefore have to go through the trial without legal assistance cannot possibly be regarded as reasonable, fair and just। यदि कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसके पास वकील की फीस भी नहीं है, तो प्रोसीजर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल कैसी मानी जाएगी? और सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास पैसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस हैं, फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं। आपको ऐसा सिस्टम इन प्लेस लाना ही पड़ेगा कि गरीब से गरीब लोगों को भी मदद मिल सके, लीगल असिस्टेंस मिला जा सके। एक और सवाल देखिए, 1980 तक की एक प्रैक्टिस थी कि जब कभी पुलिस किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है उसे जेल से कोर्ट में लाती थी या कोर्ट से जेल ले जाती थी, तो उसको हैंडकफ कर देती थी, ठीक है, और ये एज ए रूटीन प्रैक्टिस चलता था। ये चैलेंज हुआ प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत महत्वपूर्ण केस, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1535। कोर्ट ने कहा कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसमें भी किसी व्यक्ति के ऊपर हैंडकफ लगाना जो है वो उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। यदि पुलिस के पास इस बात का सबूत है कि कुछ ऐसा कि इस व्यक्ति जो है ये हिस्ट्री शीटर है, काफ़ी इसका जो है व्यक्तित्व इस प्रकार से है कि भाग चुका है, कोई ऐसा मटेरियल है तो उस पर हैंडकफ लगाइए, वरना आप उसको जिस प्रकार से हैंडकफ पे लेकर आ रहे हैं कोर्ट और जैसे कोर्ट से वापस लेकर जा रहे हैं वो उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, उसके रिस्पेक्ट के खिलाफ है। जब मैंने लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस किया तो कई बार देखा कि वकीलों को इसके बारे में पता नहीं होता है और किसी को चिंता नहीं होती है। तो आज भी ये जजमेंट के बाद, प्रेम शंकर जी के जजमेंट के बाद भी कई बार लोअर कोर्ट में देखा जाता है कि पुलिस एज अ रूटीन जो है वो लोगों पर हैंडकफ लगा कर लाती है। तो आपने अभी ये वीडियो सुना और आप इस जजमेंट के बारे में जानते हैं, तो ऐसा कहीं पे यदि कुछ देखें तो ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं। भारत में पुलिस कस्टडी या कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो भी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। कई सारे आंकड़े हैं जो कहते हैं कि भारत में कस्टोडियल टॉर्चर इज़ अ रियल बिग प्रॉब्लम। इस पर भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को लॉकअप में
बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। यदि वो लॉकअप में है तो भी उनके आर्टिकल 21 का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बहुत दिल छूने वाला जजमेंट, सोनी सोरी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आप में से यदि कुछ लोग नहीं जानते हैं, सोनी सोरी भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिविस्ट हैं जो छत्तीसगढ़ से आती हैं और उन्होंने बहुत सारे मानव अधिकारों पर काम किया। कई बार जब एक्टिविस्ट जमीन पर काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकारों को बहुत पसंद नहीं आता। उनके ऊपर केस किया गया और ये पाया गया एक मेडिकल रिपोर्ट में कि ये रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट NRS मेडिकल कॉलेज कोलकाता। उनके वजाइना से 2 फॉरेन बॉडीज मिली और एक उसी साइज की फॉरेन बॉडी जो है वो उनके रेक्टम से मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ये क्यों नहीं बता पा रही है कि यदि सोनी सोरी जी पुलिस की कस्टडी में थी तो उनकी वजाइना से ये फॉरेन बॉडी क्यों मिल रही है, ये जो छोटा जिसे पत्थर कह लिया जाए या जो भी कहा जाए, ये चीज़ें क्यों मिल रही हैं। और कोर्ट ने कहा कि तुरंत सोनी सोरी जी को छत्तीसगढ़ से लाकर एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। अब ये क्या है, यदि कोई महिला पुलिस कस्टडी में है और उसकी वजाइना से, उसके प्राइवेट पार्ट से अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये अजम्पशन बनता है कि शायद पुलिस ने कस्टोडियल टॉर्चर का उनके ऊपर उपयोग किया है। अच्छा, केवल इस केस में तो खैर उन्हें एम्स में शिफ्ट होने की बात करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं कि यदि इस प्रकार से पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज मानव अधिकारों का हनन करती है तो कोर्ट ने कई बार डैमेजेस पे करने की भी बात करी है। सरकार को कहा है कि क्योंकि आपने आर्टिकल 21 का वायलेशन किया किसी व्यक्ति का, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेगा। केवल माफ़ी, सॉरी, अपॉलॉजी से काम नहीं चलेगा। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट, थोड़ा सा हटके, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार किसी व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जो इमरजेंसी सिचुएशन में है उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब तक लीगल कार्यवाही पूरी नहीं हो जाएगी हम इस व्यक्ति को हाथ नहीं लगाएंगे। तो पहले पुलिस आए, सारी लीगल कार्यवाही होए, ये नहीं हो कि कल हमारे ऊपर ही कोई केस हो जाए। लेकिन परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ व्यक्ति का हमेशा जीवित रहता है। यदि कोई व्यक्ति इमरजेंसी की सिचुएशन में है और उसे सरकारी अस्पताल लेकर आया जाता है तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसके ऊपर काम करना, उसका ट्रीटमेंट करना इमीडिएटली चालू कर दें। पुलिस जब आएगी तब आएगी, अपना काम उसके हिसाब से करेगी, लेकिन उसको ग्राउंड बनाते हुए किसी की जिंदगी के साथ खेलना ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। देखिए, समय कम है और वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो गया है और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आर्टिकल 21 के सारे एस्पेक्ट्स को मैं आपको 20 से 25 मिनट में समझा दूं, लेकिन समय को देखते हुए कुछ चीज़ें और जल्दी से आपके सामने मेंशन करना चाहती हूँ। पुट्टुस्वामी जजमेंट के बाद अब हम जानते हैं कि राइट टू प्रिवेसी को भी आर्टिकल 21 में पढ़ दिया गया है। MC मेहता जी ने और बहुत सारे अलग अलग एनवायरमेंटल केसेस इंडिया में आए कि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। फेमस केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे भवरी देवी नाम की एक युवती जो रूरल डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ काम करती थी और चाइल्ड मैरिजेस को अपोज करती थी, उनका गैंग रेप हुआ और उसके बाद बहुत सारी एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो काम करने की जगह है, उस पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। ये तब की बात है जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 नहीं आया था। तो विशाखा में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को ही मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सारी गाइडलाइंस ले डाउन करी और वो गाइडलाइंस बनी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का फाउंडेशन बनी और उसी के बेसिस पे फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव 2013 का एक्ट आया। जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार भी सम्मिलित है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। इसको दो अलग अलग तरीके से देखा गया। एक तो कैपिटल पनिशमेंट को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा कि यदि सरकार जिंदगी दे नहीं सकती तो क्या ले सकती है, और इस प्रकार से क्या डेथ पेनल्टी जो है वो आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है। बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अब ये लीगल पोजीशन है, कि डेथ पेनल्टी को केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, बहुत कम केसेस जैसे निर्भया के केस में डेथ पेनल्टी अवॉर्ड किया गया। जब जो व्यक्ति ने काम किया है, कृत्य किया है, वो इतना जिसे कहा जाए सीवियर हो कि इंसान की आत्मा तक शेक हो जाए, ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी की सज़ा दी जा सकती है, वरना नहीं। इसी प्रकार से
क्या यदि कोई व्यक्ति खुद मरना चाहे यूथेनेशिया के द्वारा तो क्या वो मर सकता है? कोर्ट ने कहा कि ये मेडिकल इमरजेंसी है और कोर्ट के सामने ये साबित किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जो है अब अच्छे से जीने का बिल्कुल भी पोजीशन नहीं रखता और खुद की स्वेच्छा से मरना चाहता है, तो उसे अलाउ कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में किया जा सकता है। एक और सवाल आया, एक प्रोविजन है इंडियन पीनल कोड में कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है, भारत में बहुत सारे सुसाइड अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट किए जा रहे हैं और कोविड के टाइम पे ये नंबर, ये आंकड़ा भी काफ़ी बढ़ गया है। मानिएगा कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है और फेल हो जाता है, क्या उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है? तो एक ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और आर्ग्यूमेंट ये था कि यदि मेरे पास जीने का अधिकार है तो मैं अपनी ज़िंदगी ले भी सकती हूँ, ले भी सकता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा क्यों चलाया जाए? इंडियन पीनल कोड का ये जो सुसाइड के लिए पनिशमेंट वाला सेक्शन है, इसे हटाया जाए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने कहा जी नहीं, आपके पास जीने का तो अधिकार है, लेकिन आप सुसाइड कमिट करें ये अधिकार आपके पास नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति सुसाइड में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर मुकदमा इंडियन पीनल कोड के द्वारा चलाया जा सकता है। बहुत सारे अलग अलग जजमेंट्स को आज मैंने बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश करी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको समझ में आया? आपकी यदि आर्टिकल 21 से लेकर संबंधित कोई सवाल हैं, ज़रूर उन्हें चैट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगी उनका जवाब देने का। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 22 की और संविधान को हिंदी में समझने का ये सफ़र जारी रखेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी वत्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।